चलिए भाई, क्लास 11th एंड 12th वाले आप लोगों के लिए फिर से हम आगे की ईडियम्स लेके आ गए हैं। और ईडियम्स में हमने पहली एक्सरसाइज आपकी डाल दी है और जिसमें 25 ईडियम्स को प्रैक्टिस किया था। ओके, और अब इस एक्सरसाइज में 25 ईडियम्स हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं, आज हम ईडियम्स समझेंगे 25 और उसके बाद कल जो एक्सरसाइज डलेगी उसमें प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में 25 ईडियम्स हम समझेंगे और फिर अगले दिन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पढ़ के बढ़िया आया करें, ठीक है बेटा। तो 25 ईडियम्स बहुत ही अच्छे से आपके तैयार करवा दी जाएंगे। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ, पहला ईडियम से बेटा, पहला ईडियम से अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। क्या मतलब होता है बेटा? के अनुसार। कंसिस्टेंट विथ, कंसिस्टेंट विथ के अनुसार। अच्छा, आपने वैसे सुना होगा अकॉर्डिंग माने तो के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू के अनुसार। अच्छा, कोई वाक्य दिया मैंने, आई डिड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर। आई डिड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर। मैंने यह कार्य अपने बड़े भाई की सलाह से किया। ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग टू का अर्थ क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट विद के अनुसार। मैंने यह कार्य अपने बड़े भाई की सलाह के अनुसार किया। आई डिड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अपन। एज फार एज, अगला ईडियम्स आया अपना एज फार एज। एज फार एज को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जहां तक। क्या कहते हैं बाबू? जहां तक। मतलब इसको सो फार एज, जहां तक कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो जहां तक, जैसे मैंने कहा सेंटेंस दिया, जहां तक तुम दौड़ोगे यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करेगा। एक वाक्य दिया, जहां तक तुम दौड़ोगे यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करेगा। ओके, तो एज फार एज यू रन, एज फार एज यू रन दिस डॉग विल चेज यू। एज फार एज यू रन दिस डॉग विल चेज यू। जहां तक तुम दौड़ोगे यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करेगा, ठीक है। तो एज फार एज क्या हो जाएगा? जहां तक। पहला कौन सा पढ़ा हमने बेटा? अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू क्या है? कंसिस्टेंट विथ, के अनुसार। एज फार एज, सो फार एज, जहां तक। दो क्लियर हो गए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। बॉटल नेक। बॉटल नेक, ये तो आपने जनरली सुना ही होगा। बॉटल, बॉटल मतलब बोतल, और नेक माने गर्दन। अब बॉटल नेक क्या हो जाएगी बेटा? चलो समझ लेते हैं। बाधा या रुकावट। बॉटल नेक क्या होगी बेटा? बाधा या रुकावट। अच्छा, इसकी और मीनिंग कह सकते हैं अपन। एक में होती है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल कह सकते हैं अपन, ठीक है। हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बाधा या रुकावट। स्टैंड स्टिल मीनिंग होती है स्टैंड स्टिल, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बाधा या रुकावट, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझें। कैसी रुकावट? जैसे आप देख सकते हैं ये है बोतल, ठीक है, और ये रही इसकी नेक, ठीक है। अब यहां से अपन खूब चौड़ा रास्ता है, यहां से खूब चौड़ा रास्ता है, और यहां पर बीच में सकरा हो जाएगा। तो बोतल की जो नेक होती है वो उस स्पेस को कम कर देती है, कम कर देती है। तो इससे यहां का यहां रुकावट पड़ती है कि नहीं? जैसे बोतल से पानी को लेते हैं हम, तो पानी एकदम से बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उसकी नेक का जो एरिया होता है वो सकरा होता है, तो वहां से रुकावट लगती है, ठीक है। अंदाज बेटा, लॉजिक लो। तो बोतल नेक क्या हो जाएगी आपकी? रुकावट। स्टैंड स्टिल, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, कोई बहुत सारी मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ बोटलनेक इन माई स्टडी। सेंटेंस लिया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ बोटलनेक इन माई स्टडी। बिजली की बार बार कटौती मेरे अध्ययन में एक रुकावट है। बिजली की बार बार कटौती मेरे अध्ययन में एक रुकावट है, ठीक है बेटा। तो बोटलनेक क्या हो जाएगी? बाधा या रुकावट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। बैग एंड बैगेज, अगला इडियम्स आ गया। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज को कहते हैं विथ ऑल बिलोंगिंग्स। विथ ऑल बिलोंगिंग मतलब बोरिए बिस्तर के साथ, या बिस्तर बोरिए साथ, जो भी कहना हो, बिस्तर बोरिए के साथ। देखो, बैग एंड बैगेज, ये रहे बैग एंड बैगेज को कहते हैं विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब पूरे सम, विथ ऑल लगेज, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस हम ले लें, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज इन 1947।
सेंटेंस लिया, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, विथ बैग एंड बैगेज, बोरिये बिस्तर के साथ, इन 1947, 1947 में। अंग्रेजों ने सन 1947 में बोरिये बिस्तर के साथ भारत छोड़ दिया, तो बैग एंड ये हो जाएगा अपना बैग एंड बैगेज, बोरिये बिस्तर के साथ। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज इन 1947। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बीट अबाउट द बुश। अगला इडियम्स आ गया बेटा, बीट अबाउट द बुश। बीट हाथ पैर मारना, कहां? अबाउट द बुश, झाड़ियों में। लॉजिक क्या होगा इसका? बीट घुमाना पड़ा, टू कम टू द मेन पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे। टू कम, आना, कहां आना? टू द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पर आना, इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा करके, घुमा फिरा करके मेन पॉइंट पर आना, घुमा फिरा कर किसी बिंदु पर आना। थोड़ा हिंदी पे मत जाइएगा, हिंदी थोड़ा मिस्टेक लिखी होती है। घुमा फिराकर किसी मुख्य बिंदु, घुमा फिराकर मुख्य बिंदु पर आना, बीट अबाउट द बुश। ओके, सेंटेंस देख लें, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, घुमाओ फिराओ मत, कम टू द मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु पर आ जाओ। घुमाओ फिराओ मत, मुख्य बिंदु पर आ जाओ। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? तो बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर किसी बात पर आना। ओके बाबू, अभी आप केवल बेटा पढ़ते चलें, एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। ओके बेटा, हाँ, वर्ड्स ऑफ अ फेदर। वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? पक्षी। जनरली वर्ड्स क्या होता है? पक्षी। ऑफ अ फेदर माने क्या होते हैं? पंख। वर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही पंख के पक्षी। अब एक ही पंख के पक्षी क्या होता है बेटा? अब एक ही पंख के पक्षी मतलब एक ही स्वभाव के व्यक्ति। अंदाज लगाओ बेटा, एक ही पंख के पक्षी मतलब एक ही स्वभाव के व्यक्ति। ओके, मतलब प्यूपिल ऑफ द सेम नेचर। कौन हो गए बाबू ये? प्यूपिल ऑफ द सेम नेचर, एक ही नेचर के व्यक्ति या एक ही स्वभाव के व्यक्ति। अब सेंटेंस ले लेते हैं, वर्ड्स ऑफ अ फेदर वॉक टुगेदर। वर्ड्स ऑफ अ फेदर वॉक टुगेदर मतलब एक ही स्वभाव के व्यक्ति हमेशा साथ साथ चलते हैं। वर्ड्स ऑफ अ फेदर वॉक टुगेदर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति साथ साथ चलते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बाई हुक और बाई क्रुक। अगला आइडियम, बाई हुक और बाई क्रुक। हाँ, चाहे हुक का सहारा लेना पड़े, चाहे क्रुक का सहारा लेना पड़े, ठीक है। तो बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब रहता है बाई एनी मीन्स, किसी भी माध्यम से, अर्थात उचित या अनुचित रीति से। बाई हुक और बाई क्रुक, उचित या अनुचित रीति से। सेंटेंस देख लेते हैं, ही वांटेड टू अर्न मनी बाई हुक और बाई क्रुक। ही वांटेड टू अर्न मनी, वह पैसा कमाना चाहता था बाई हुक और बाई क्रुक, उचित अथवा अनुचित रीति से। वह उचित अथवा अनुचित रीति से पैसा कमाना चाहता था। तो बाई हुक और बाई क्रुक क्या हो जाएगा? बाई एनी मीन्स, किसी भी माध्यम से या किसी भी नीति से। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बाई एंड बाई। क्या हो बेटा? बाई एंड बाई। बाई एंड बाई हो जाए बिफोर लॉन्ग, मतलब शीघ्र ही। बाई एंड बाई क्या हो जाएगा बेटा? बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही। सेंटेंस नॉर्मल सा है। बाई एंड बाई, ही विल रीच टू कानपुर। बाई एंड बाई, ही विल रीच कानपुर, शीघ्र ही वह कानपुर पहुंच जाएगा। बाई एंड बाई, ही विल रीच टू कानपुर। ओके बेटा, आ जाइएगा। तो बाई एंड बाई शीघ्र ही। नेक्स्ट चलते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या है बेटा? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो जाता है इर्रेगुलरली। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इर्रेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। इर्रेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, अनियमित रूप। कैसे? महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। महेश फेल हो गया इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। महेश परीक्षा में फेल हो गया बिकॉज, क्योंकि ही स्टडीड, उसने अध्ययन किया, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। महेश परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने अनियमित रूप से अध्ययन किया। समझ में आया बाबू? महेश परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने अनियमित रूप से अध्ययन किया। नियमित रूप से कर लो बेटा, नहीं तो परीक्षा को नहीं छोड़ती। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ा 1 मिनट की बात करूंगा मैं। पर डे क्लास डालूंगा मैं, एक क्लास पर डे डलेगी।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जय इंग्लिश क्लासेस नाम से होगा, हाँ इसमें नहीं लिखा है, जय इंग्लिश क्लासेस नाम से चैनल है मेरा, और पर डे इसमें एक वीडियो डलेगा आपका, ठीक है। और इसमें क्लास 11 तो 12th के लिए मोस्टली कंटेंट रखूंगा मैं आपका, ठीक है। मेरे 2 वीडियो डलते हैं, एक वीडियो डलता है क्लास 9 तो 10th लेवल का, और एक वीडियो डलता है क्लास 11 तो 12th लेवल का। क्लास 11 12th की आपकी ईडियम्स अभी चल रहे हैं, मैंने 1 वर्ड स्टडी करा दिए हैं, 5 वीडियो डाले हैं उसमें, और 5वां वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके 1 वर्ड पूरे तैयार हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के 20 साल तक के पूरे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने बेटा, और उसके अलावा जो ईडियम्स 1 वर्ड वोकैब जो कंपटीशन में यूजफुल है वो भी मैंने ली है। अगर मैं कहूं तो पूरी एक्सीलेंट जो होती है, एक्सीलेंट बुक को मैंने पूरा कंप्लीट किया है, राइट, और पूरी एक्सीलेंट बुक की एक एक ईडियम्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पर डे की वीडियो को आप देखें, आपका नॉलेज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और साथ में ईडियम इसके साथ स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अभी समझते जा रहे हैं, फिर हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में और मजा आएगा आपको, फिर धीरे धीरे पूरे ईडियम्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर परीक्षा के टाइम पर आपको एक बार रिवीजन मारना है। दावा करते हैं बेटा कैसा भी पेपर आ जाए, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे आप लोग, गारंटी है इस बात की। ओके बेटा, आ जाओ भाई, फिर से स्टार्ट क्या हो जाएगा, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। मैं इस परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने अनियमित रूप से अध्ययन किया। ओके बाबू, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड रोटी, बटर मक्खन। ब्रेड एंड बटर क्या? अब रोटी मक्खन कमाना मतलब जीविका, लाइवलीहुड। ब्रेड एंड बटर, लाइवलीहुड, जीविका। सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, फॉर हिज ब्रेड एंड बटर, अपनी जीविका के लिए, उसने अपनी जीविका के लिए परिश्रम किया। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा आपकी जीविका। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रीद वंस लास्ट, समझ में आ गया होगा। तो ब्रीद माने क्या होता है बेटा, सांस लेना। ब्रीद माने क्या होता है, सांस लेना। वन माने क्या होता है, अ पर्सन। वन माने क्या होता है बाबू, अ पर्सन। लास्ट माने क्या होती है, अंतिम। तो एक व्यक्ति के द्वारा अंतिम सांस लेना। अब अंतिम सांस लेना मतलब टू डाई, देखो हार्ट बीट 0, अंतिम सांस लेना मतलब टू डाई। ब्रीद वंस लास्ट, एक व्यक्ति के द्वारा अंतिम सांस लेना मतलब टू डाई, खत्म होना, ठीक है। ये खड़े यमराज, ये खड़े दादाजी, ये है बाई रो रही है बेचारी। पिक्चर से भी बड़ा मजा आएगा बेटा, सजेस्ट करेगी आपको, क्योंकि याद रखिएगा पिक्चर आपके माइंड को बहुत अच्छे से समझा देती है चीजों को। पिक्चर इज मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स, ओके। तो ब्रीद वंस लास्ट टू डाई, अंतिम था। मैंने कहा हिज ग्रैंडफादर ब्रीद्ड हिज लास्ट ऑन संडे मॉर्निंग। हिज ग्रैंडफादर ब्रीद्ड हिज लास्ट ऑन संडे मॉर्निंग, उसके दादाजी ने संडे को सुबह अंतिम सांस ली, मतलब खत्म हो गए, ठीक है। चलिए आ जाइएगा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ब्रेक द आइस, ब्रेक, ब्रेक माने क्या होता है बाबू, ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक माने क्या होता है बेटा, तोड़ना, मत तोड़ो, तोड़ो नहीं, ऐसा नहीं, गाना भूल गया मैं। ब्रेक तोड़ना। द आइस, आइस माने क्या होती है बेटा, बर्फ। आइस माने क्या होती है बेटा, बर्फ। और बर्फ जो है, अब ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना। अब यहां पर बर्फ तोड़ना मतलब क्या है, समझिए, बर्फ तोड़ना नहीं है इसका अर्थ। बर्फ तोड़ना, बर्फ का मतलब क्या होती है, बर्फ का किस चीज का प्रतीक है, पीस। बर्फ किस चीज का प्रतीक है, पीस। या यूं कह सकते इसको हम दूसरा वर्ड लें, साइलेंस। बर्फ मतलब साइलेंस, बर्फ शांत रहती है ना, बिल्कुल शांति, ठंडक का स्थान होता है, ठीक है। और ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना मतलब ब्रेक द साइलेंस, समझो। ब्रेक द आइस मतलब ब्रेक द साइलेंस या ब्रेक द पीस, ठीक है। तो मौन का वातावरण तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना, ओके। अब कोई भी सेंटेंस जनरली बना लो, ठीक है। तो व्हेन एवरीवन इज प्रेइंग, जब हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, ओके। अ डॉग एंटर्ड एंड ब्रोक द साइलेंस,
एक कुत्ता घुस गया और उसने शांति का माहौल भंग कर दिया, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, आ जाओ। तो ब्रेक द आइज मतलब ब्रेक द साइलेंस, नॉर्मल सा समझ में आ जाएगा। आ जाओ बेटा, चलते हैं आगे। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट क्या होता है? बोल्ट है भैया इतने बोल्ट का करंट, बोल्ट सुना होगा आपने, ठीक है, झटका, इसलिए बोल्ट मतलब क्या होता है? झटका, ठीक है, ऐसे ले लीजिएगा। फ्रॉम द ब्लू, ब्लू माने क्या होता है? स्काई। ब्लू क्या होता है? स्काई, भाई ब्लू नीला आसमान होता है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से झटका। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक बड़ा सदमा, एक बड़ा झटका, जैसे आसमान से बिजली गिरती बड़ा झटका लगता है, ठीक है। तो एक बड़ा सदमा, इसे कहते हैं अ ग्रेट शॉक। अ ग्रेट शॉक, एक बड़ा शॉक लगना, ठीक है। न्यूज ऑफ द कंपनीज क्लोजर, न्यूज ऑफ द कंपनी क्लोजर केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, शॉकिंग ऑल द एम्प्लॉइज। न्यूज ऑफ द कंपनीज क्लोजर, न्यूज खबर, ऑफ द कंपनीज क्लोजर कंपनी के बंद होने की खबर, केम आई, एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक बड़े सदमे के रूप में, कंपनी के बंद होने की खबर एक बड़े सदमे के रूप में आई, और शॉकिंग ऑल द एम्प्लॉइज, शॉकिंग शॉकिंग शॉक कर दिया ऑल द एम्प्लॉइज सभी कर्मचारियों को। कंपनी के बंद होने की खबर एक बड़े सदमे के रूप में आई और सारे कर्मचारियों को शॉक कर दिया, परेशान कर दिया। ओके बेटा, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है एक बड़ा सदमा, ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर बाबू क्या होता है? सहन करना, सुना होगा आपने, बियर माने बेटा सहन करना, ठीक है। द ब्रंट ऑफ, ब्रंट क्या होता है? फ्रंट पार्ट, इसको कहते हैं क्या बेटा? फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट बोले तो सामने का भाग, तो बियर द ब्रंट ऑफ क्या हो जाएगा? सामने का भाग सहना। अब सामने का भाग सहना मतलब टू बियर द मेन अटैक, टू बियर द मेन अटैक, ठीक है। बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन, मतलब आक्रमण का मुख्य भाग सहना। ये थोड़ा सा बड़ी अजीब गरीब भाषा रहती है, इसको मत देखिएगा, मेरे सुन लिया करें, लिख लिया करें। टू बियर द मेन अटैक मतलब टू बियर द ब्रंट ऑफ, आक्रमण का मुख्य भाग सहना, आक्रमण का मुख्य भाग सहना, ठीक है। द फ्रंट सोल्जर ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ, या द ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ। बहादुर सिपाही हमेशा आक्रमण का मुख्य भाग सहते हैं। बहादुर सिपाही हमेशा आक्रमण का मुख्य भाग सहते हैं। द ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ। बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना? ओके गुड। बियर द ब्रंट ऑफ, आक्रमण का मुख्य भाग सहना। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। वर्ड्स आई व्यू, बेटा वर्ड्स आई व्यू, वर्ड माने पक्षी, वर्ड बेटा पक्षी, आई माने आंख और व्यू माने देखना, पक्षी की आंख से देखना। अब पक्षी की आंख से देखना, पक्षी कोई चीज को देखते तो बड़ी सरसरी जल्दी देख लेता है, बहुत जल्दी। चिड़ैया को देखा है या कोई भी देख लो, उड़ती उड़ती देखती जाएगी सब कुछ वो। वर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब हो जाएगा अ जनरल स्टडी, एक सामान्य स्टडी, एट अ ग्लेंस, एक नजर में, सरसरी नजर से देखना, सरसरी नजर से देखना। ओके अब सेंटेंस कोई भी ले लो। आई रीड दिस ऐसे, इन वर्ड्स आई व्यू। आई रीड दिस ऐसे, मैंने यह निबंध पढ़ा, इन वर्ड्स आई व्यू, सरसरी नजर से, मैंने सरसरी नजर से यह निबंध पढ़ा। तो वर्ड्स आई व्यू हो जाएगा अ जनरल स्टडी एट अ ग्लैंस। ओके बेटा नेक्स्ट चलते हैं बाबू। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स, बाई के द्वारा, ऑल सभी, मीन्स माध्यम, सभी माध्यम, किसी भी माध्यम से, मतलब किसी भी माध्यम से, सर्टेनली निश्चय ही या निश्चित रूप से, ठीक है। बाई ऑल मीन्स निश्चय ही विल पास द हिज एग्जाम, वह अपनी परीक्षा पास कर लेगा, निश्चय ही वह अपनी परीक्षा पास कर लेगा। बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। ओके बेटा अभी परिश्रम करो, सफलता तय है। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, बात क्लियर? बोलो हाँ या ना? गुड 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 गुड। आ जाओ भाई, ब्लॉक हेड। नेक्स्ट आ गया बाबू क्या? ब्लॉक हेड। ये रहा हो गया ब्लॉक हेड, जिसका हेड ब्लॉक हो, हेड ब्लॉक हो जिसका टोपा खराब हो, और टोपा खराब हो तो वो तो मूर्ख कहलाएगा ना, मतलब समझो। ब्लॉक हेड कौन कहलाएगा? फूल, मूर्ख। ब्लॉक हेड फूल मूर्ख।
ओके, सेंटेंस देखें, आई कैन नॉट वर्क विथ हिम, आई मैं कैन नॉट वर्क काम नहीं कर सकता हूं विथ हिम उसके साथ, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैं उसके साथ वर्क नहीं कर सकता हूं, एज ही इज अ ब्लॉक हेड, क्योंकि वह एक मूर्ख है और मूर्खों के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूं। ओके बेटा, तो ब्लॉक हेड कौन हो जाएगा, मूर्ख। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बिसाइड द मार्क, अच्छा इडियम से बेटा, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब हो जाता है अनसुटेबल, जो अनुपयुक्त हो, जो यानी जो उपयुक्त ना हो, जो एक तरीके से उचित ना हो। ओके, तो बिसाइड द मार्क का मतलब हो जाता है अनसुटेबल, जो सुटेबल ना हो। अवर लायर्स आर्गुमेंट्स इन द केस वर बिसाइड द मार्क, सो वी लॉस्ट द केस। बेटा, अवर लायर्स आर्गुमेंट्स, हमारे वकील का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बेटा तर्क, हमारे वकील के तर्क, इन द केस, केस में, केस में हमारे वकील के तर्क वर थे बिसाइड द मार्क, अनुपयुक्त, अनसुटेबल। केस में हमारे वकील के जो तर्क थे वो अनुपयुक्त थे, सो इसलिए वी लॉस्ट द केस, इसलिए हम मुकदमा हार गए। ठीक है, केस में हमारे वकील का जो आर्गुमेंट्स था वो बिसाइड द मार्क था, इसलिए हम क्या हो गया, वी लॉस्ट द केस, हम केस हार गए, क्योंकि तर्क हमारे पास वकील के मजबूत नहीं थे। ओके बेटा, नेक्स्ट, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बेटा, बाई लीप्स एंड बाउंड्स बहुत इंपोर्टेंट इडियम से बेटा, बहुत परीक्षाओं में आता है ये। ठीक है, दिन दूनी रात चौगनी, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी, मतलब इसको हम अगर दूसरी मीनिंग कहें इसकी तो अपन कह सकते हैं, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको साफ अक्षरों में, वेरी रैपिडली। क्या होगा, वेरी रैपिडली। ठीक है, बाई लीव्स एंड बाउंड्स को अगर हम कहें तो वेरी रैपिडली, मतलब बहुत ही तेजी से, अर्थात दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, भारत उन्नति कर रहा है, बाई लीव्स एंड बाउंड्स, बाई लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी, भारत दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। कहां बेटा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। ओके बेटा, बहुत ही इंपोर्टेंट इडियम, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता है ये। ठीक है, बाई लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी। नेक्स्ट चलते हैं, वरी द हैच। बेटा, अच्छा वरी क्या होता है बेटा, वरी का मतलब हो जाता है दफनाना, वरी क्या होता है, दफनाना। हैच क्या होती है, हैच होती है कुल्हाड़ी, हैच क्या होती है बेटा, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी दफनाना, कुल्हाड़ी दफनाना कैसा इडियम से ये लग रहा होगा, अजीब सा है मास्टर का, कुल्हाड़ी दफनाना। देख भाई चलो मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। ठीक है, कोई इडियम से बनता है ना बेटा तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, चलो मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी किस चीज का प्रतीक है भैया, सुनते रहे अपन, अरे यार वहां माजे वो कुल्हड़िया ले घूम रहा है, आप कुल्हड़िया ले घूम रहे हो मतलब क्या है, कुल्हाड़ी किस चीज का प्रतीक है, कुल्हाड़ी जो एक्स कह सकते किस चीज का प्रतीक है, इज द सिंबल ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी का प्रतीक है ये। ठीक है, कुल्हाड़ी जब लेके चलते हैं तो क्या, किसी से लड़ाई होती है कुल्हाड़ी लेके चलते हैं, तो दुश्मनी का प्रतीक है। ओके बेटा, तो अब कुल्हाड़ी को दफनाना, अब दुश्मनी, कुल्हाड़ी में दुश्मनी, कुल्हाड़ी को दफनाना मतलब दुश्मनी को दफनाना, कुल्हाड़ी को दफनाना मतलब दुश्मनी को दफनाना, और दुश्मनी को दफनाना मतलब दुश्मनी मतलब पास्ट एनिमिटी उसको, तो फॉरगेट टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को भूल जाना। बहुत ही लॉजिक लीजिएगा, कुल्हाड़ी दफनाना मतलब पुरानी शत्रुता को भूल जाना। ठीक है, टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, टू फॉरगेट भूलना, टू फॉरगेट भूलना क्या, द पास्ट एनिमिटी पुरानी शत्रुता को भूल जाना। ठीक है, इट इज वाइज फॉर रमेश एंड हरी टू बरी द हैच, इट इज वाइज यह बुद्धिमानपूर्ण है, फॉर रमेश एंड हरी, रमेश और हरी के लिए, टू बरी द हैच पुरानी शत्रुता को भूल जाना, रमेश और हरी के लिए यह बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण है पुरानी शत्रुता को भूल जाना, अर्थात रमेश और हरी के लिए अच्छा है कि वो पुरानी शत्रुता को भूल जाए। उम्मीद करते समझ में आएगा, वरी द हैच बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन, वैसे बेगर माने क्या होता है, भिखारी, बेगर कौन होता है,
भिखारी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा? वर्णन। अगर वैसे हिंदी की बात करें, भिखारी का वर्णन, भिखारी का वर्णन। सोचो पहले, जैसे एक लॉजिक लो, कोई भिखारी खड़ा हो आपके सामने, आए दिन भीख मांगता हो, और वो कहे यार मुझे लैम्बोर्गिनी लेना है, मैं आज एजेंसी देख के आया, तो मैं लगेगा कि ये क्या है, ससुरा भीख मांगता हो क्या? लैम्बोर्गिनी होती है, लैम्बोर्गिनी की लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी, हाँ जो भी हो, ठीक है। तो अगर कोई भिखारी करे कि लैम्बोर्गिनी लेना है, आज जो भी तुम अच्छे से बोलते रही हो, ठीक है, तो अब भाई भिखारी, ये तो भिखारी, ऊपर से लैम्बोर्गिनी लेना है उसको, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना, नहीं है ना पॉसिबल। तो उसके वर्णन से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर है। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाता है वर्णन से बाहर, यानी कि जो चीज पहुंच से बाहर हो, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ठीक है, बेगर डिस्क्रिप्शन। अच्छा कुछ भी ले ले, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज बेगर डिस्क्रिप्शन। ताजमहल की सुंदरता वर्णन से बाहर है, वर्णन के परे है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते फटाफट। हाँ, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग माने लाना, टू बुक, टू बुक पुस्तक पे लाना, पुस्तक लाना, मतलब ब्रिंग टू बुक का मतलब है टू पनिश, सजा देना। जैसे कुछ शरारती लड़का हो ना, तो कहते बैठा हो आराम से, वो शैतानी कर रहा हो, ए लड़के, प्रिंसिपल टीचर ने कहा ए लड़के बुकला, बुकला मतलब सजा। उसको बेचारा बढ़िया खेल रहा था, तो बुलाया, किताब ला, तो सजा दे दी उसको, ठीक है बेटा। इडियम्स हमें समझना है, लॉजिक लेना है। बहुत सारे इडियम्स होते हैं बेटा, इनको समझना पड़ता है, और आज ये समझ लोगे ना बेटा, तो आपको बहुत आगे तक कंपटीशन तक काम देंगे, दावा करता हूं, ठीक है। और आज थोड़ा सा वैसे ही हालत खराब हो गई है, क्योंकि 7-8 बैच पढ़ाए हैं, और ये चौथा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 12 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते। बस लास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थकावट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में आपका रिकॉर्ड मुझे करना ही था, क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है, तो कल के लिए कंटेंट मुझे डालने के लिए चाहिए होता, ठीक है। तो 8 घंटे पढ़ाने के बाद भी मैंने वीडियो डाला आपका। पॉइंट क्लियर? आ जाओ। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? टू पनिश, सजा देना, ठीक है। सेंटेंस देख लो, द नॉटी बॉय वाज ब्रॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल। द नॉटी बॉय, शरारती लकड़ा, लकड़ा भाई बॉयज नाराज ना हो जाइयो, मार सबका हमें लकड़ा लकड़ा बोलते रहते, लड़का कोई बतना नहीं, लड़कियों को भी बोलूंगा लकड़ियां, थोड़ा रुक जाओ, बदला बराबर कर देता हूं, ठीक है। द नॉटी बॉय, शरारती लड़का, वाज ब्रॉट टू बुक, सजा दी गई, शरारती लड़के को सजा दी गई बाय द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा शरारती लड़के को सजा दी गई, प्रधानाचार्य के द्वारा शरारती लड़के को सजा दी गई। ब्रिंग टू बुक, सजा देना, टू पनिश, याद रखियो बाबू। नेक्स्ट चलते हैं, बीट द एयर। बीट, बीट का होता है हिलाना, बीट कहलाता है मारना, हिलाना। एयर हवा में, अब हवा में हिलाना मतलब हवा में हाथ पैर चलाना। बीट द एयर क्या हो जाएगा बेटा? हवा में हाथ पैर चलाना। अब हवा में हाथ पैर चलाना मतलब, हवा में हाथ पैर चलाना क्या हो जाएगा? पॉइंटलेस एफर्ट्स। जैसे कोई दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक, और तीसरा हाथ पांव बेकार में चला रहा है, और उनसे दूर रुक जा चिल्ला रहा है, फालतू का। दो लड़ रहे हैं, उनके दो लड़ रहे हैं, और तीसरा वाला क्या कर रहा है? अरे दूर मत लो, नजदीक नहीं जा रहा है, दूर से हाथ पैर चला रहा है, तो क्या होगा? क्या उसके रोकने से रोक रहा है कोई? है ना, जब तो जाए ना, बड़ा बाहुबली है, तो बीच में जाके उखड़ जाए, लड़ो मत। पता चला कि वो दो लड़ रहे, तीसरे में गल गए। पॉइंटलेस एफर्ट्स कहलाता है, अर्थात ऐसा प्रयास जिसका कोई मतलब ही ना हो, हवा में हाथ पैर मारना, पॉइंटलेस एफर्ट्स, ठीक है। वेस्टिंग ब्रीथ, ब्रीथ ना करो भाई, यहां पर टाइम कर लो, टाइम से सुटेबल आ जाएगा, ठीक है। वेस्टिंग टाइम ऑन समवन हु रिफ्यूज टू लिसन इज जस्ट ब्रीदिंग द एयर। वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करना, ऑन समवन, किसी व्यक्ति पर समय बर्बाद करना, हु रिफ्यूज टू लिसन, और ऐसे हु रिफ्यूज जो मना करता हो, टू लिसन सुनने से, ऐसे व्यक्ति पर समय बर्बाद करना जो सुनने से मना करता हो, इज जस्ट बीटिंग द एयर, वो हवा पे हाथ पैर मारने के समान होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर समय बर्बाद करना जो आपकी बात को सुनता ही ना हो, तो ये हवा में हाथ पैर मारने के समान है।
जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, मास्टर पढ़ा रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं, तो मास्टर का ही पॉइंटलेस एफर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बस एक दो और बचे होंगे। ब्लैक शेप, ब्लैक काली या काला, शेप माने क्या होती है बेटा? भीड़। ब्लैक शेप काली भीड़, काली भीड़। अब काली भीड़ क्यों कहा गया इसको, क्या इसका लॉजिक है? भेड़ अक्सर कैसी होती है? सफेद, उसकी ऊन सफेद होती है ना। ओके, और अगर मान लीजिए 50 भेड़ें जा रही हैं और उनमें से एक काली है, तो वो अलग कुल कलंक कहलाएगी उनके बीच में, कुल कलंक। ठीक है, कि भेड़ों के कुल में ये कलंक पैदा हो गया है, समझे? ठीक है, बस ऐसे ही हमारे परिवार में होता है। ठीक है, तो ब्लैक शिप का मतलब है कुल कलंक या बुरा, इसको कहेंगे एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ फैमिली। एन अनडिजायरेबल मेंबर, एक अवांछनीय सदस्य, अनडिजायरेबल अवांछनीय मेंबर सदस्य ऑफ अ फैमिली, एक परिवार का अवांछनीय सदस्य। ठीक है, मतलब माई पेरेंट्स आर डिसअपॉइंटेड, मेरे माता पिता निराश थे, मेरे माता पिता निराश हैं। आई एम द ब्लैक शिप, क्योंकि मैं एक कुलकलंक हूं। फॉर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल कॉलेज, क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। अरे ये सेंटेंस छोड़ो, झाम वाला है, हल्का सा ले लो। एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप, हर परिवार में एक न एक कुलकलंक होता है। और नहीं बेटा, ये रियलिटी है, होता भी है। अच्छा चलो मैं कैसे बताऊं, अगर कोई घर में मिनट, अगर किसी घर में 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा 3 बच्चे, अब 3 बच्चे में 2 भाई 1 बहन भी हो सकते हैं, 2 बहन 1 भाई भी हो सकता है। तो याद रखना उन तीनों बच्चों में से एक होगा, बड़ा यार गड़बड़ होता है, एक तो होगा जरूर, 2 साझी होंगे, तो एक तो ऐसा होगा कि क्या बताऊं मैंने देखा है कई फैमिली से, मैंने सबसे बड़े भाई बहन को पढ़ा लिया, फिर उससे छोटे को पढ़ाया, फिर उससे छोटे को, लेकिन तीनों में से मैंने जब कंपैरिजन किया ना, तो अक्सर इसमें होता है छोटा वाला। यार 2 बड़े तो वे सेंसिटिव हो जाते, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये छोटा वाला हो चाहे छोटी वाली हो, चाहे वो छोटा वाला बहन हो ना, छोटी वाली बहन हो चाहे छोटा वाला भाई हो, ये बड़ा खतरनाक प्राणी होता है। ये तो होता क्या क्यों? क्योंकि ये नए जमाने का है, तो ये और सबसे लाडला माना जाता है। इसको मम्मी पापा का प्यार तो मिलता ही मिलता है, साथ में दोनों भाई बहन का बड़े का प्यार मिलता है। तो ये वाला कुल कलंक होता है। कुल कलंक मतलब हमेशा ये थोड़ा सा ओवर एडवांस होगा, ओवर स्मार्ट होगा, ठीक है, और बोलेगा एक्स्ट्रा, हर घर में होगा। तुम अपने घर में नजर डालो ना, तो एक ना एक ब्लैक शिप होगा। ओके, आ जाओ। ब्लैक शिप, कुल कलंक, अवांछनीय व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। आ जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप में, मतलब इसको अपन कह सकते हैं अगर इन रिटन, ब्लैक एंड व्हाइट इन रिटन, लिखित रूप में। आई कैन नॉट फॉरगिव यू इफ यू, नो कैन नॉट, आई कैन फॉरगिव यू इफ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट। आई कैन फॉरगिव यू, आई कैन फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। इफ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट, इफ यू अपोलोजाइज, यदि तुम क्षमा मांगो इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं यदि तुम लिखित रूप में क्षमा मांगो। तो ब्लैक एंड व्हाइट इन रिटन, लिखित रूप में। ओके बेटा, हमने 25 इडियम्स बढ़िया स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, जिनको एक बार में समझ में ना आया हो बेटा दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10-15-20 मिनट का वीडियो होता है। ठीक, अब कल आप इनको स्टडी कीजिएगा अच्छे से। आप मैंने वही जो समझाया वही है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, दिख रहा होगा आपको, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसके बाद आप नेक्स्ट वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये लो, इसका भी ले लें। हाँ, ले लिया होगा। चलिए, तो अब बेटा जो आज मैंने इडियम्स ये समझाए हैं 25, इनको कल आप पढ़ के बैठिएगा, थोड़ा सा अच्छे से एक बार पढ़ के बैठना मेरे साथ। ठीक है, और फिर हम इन्हीं इडियम्स पर कल प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 15 से 20 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और वो आपके नॉलेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन में मैं आपको एक पीडीएफ पर डालूंगा, ये क्लास 11th 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इवन मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, मैं इडियम्स वगैरह देखता हूँ,
तो ये ईडियम्स बहुत ज्यादा ईडियम्स हैं, चाहे आप जहां पढ़ लीजिएगा, बस ये कि वहां तो और बढ़ जाएंगे, यहां थोड़ा लिमिट में रहेंगे। ओके बेटा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को तो मैं कहूंगा, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, कि मेरे भाई जब तक बिच्छू का मंत्र ना आए ना, सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। पता चला कि आप कर रहे हैं एसएससी की तैयारी और 11-12 की आपको वोकैब तैयार नहीं है, कर लोगे, बुढ़ापा आ जाएगा। ओके, क्योंकि याद रखना बेटा, बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जब तक कायदे की मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कायदे से लगो, मन से मेहनत करो, राइट। इनको आप स्टडी करें, फिर आप कंपटीशन में जाएं। दावा करता हूं 40% यही मिलेगा आपको, चाहे आप ब्लैक बुक देख लें, चाहे व्हाइट बुक देख लें, चाहे कौन देख लें। आप बेस मजबूत नहीं होगा, ऊपर बैठ के माछी मारोगे लाइब्रेरी में बैठे बैठे, कुछ नहीं होगा। और राइट, पहले बेस मजबूत करो, फिर आप आगे चलेंगे। और 11th 12th के तो गारंटी से कोई पेपर में बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरा एक्सीलेंट का वर्जन लिया है, पेपर इससे बाहर नहीं जा सकता आपका। आप अगर मेरे ईडियम्स पढ़ते हैं तो ठीक है। पर डे 10 बजे ना शेड्यूल भैया, पर डे 10 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास अपलोड होगी। ओके, और एक दिन मैं समझाऊंगा, दूसरे दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और इवनिंग में शाम को 7 बजे 9th और 10th वालों के लिए अपलोड होगी, और मॉर्निंग में 10 बजे 11th और 12th वालों के लिए अपलोड होगी, राइट। तो आप चैनल को बढ़िया सब्सक्राइब कर लें, और पर डे आपको क्लास पढ़ने को मिलेगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको हर चीज डिस्क्राइब करूंगा कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको कोचिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो उन तक कंटेंट में पहुंचा सकूं। बेटा यही मेरा एक सपना था। यहाँ पर कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन भाई ये है कि जगह कोचिंग में जगह का अभाव रहता है। जगह के अभाव की वजह से मुझे एक्स्ट्रा बैच में डाल नहीं सकता हूं, और फिर भी लिमिट रहेगी, लेकिन वीडियो डाल दूंगा तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर आपको सारा कंटेंट बेटा फ्री मिलेगा, आप बढ़िया इसको स्टडी करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।